स्टूडेंट्स, आज मैं +1 का एक लेक्चर लेके आया हूँ। फिजिकल वर्ल्ड का ही थोड़ा सा पार्ट रहता था, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशंस। ठीक है, तो ये कंजर्वेशंस 4 टाइप्स के होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कंजर्व कंजर्व का मतलब आप समझते ही हैं। कंजर्व मतलब सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो अभी एक बार एनर्जी की बात कर लेते हैं। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन चेंज, कन्वर्ट और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो टोटल सारी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। अरे बच्चों, आप डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ों के ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो एनर्जी के कंजर्वेशन को ओबे कर रहे हैं। दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करती है। जैसे आप छोटे से एग्जांपल से लगा लीजिए, आपके घर में पंखा है, उसमें आपने क्या किया है, बिजली दी है, इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की है, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है उसको? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर है? यानी जब खड़ा है पंखा तो पोटेंशियल है, जब वो चलने लग जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहा है। क्लियर है? और सारी की सारी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, एज इट इज रहेगी। और बात कर लेते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन है जिसको प्रेस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने बिजली दी है उसको, और उसने उस बिजली को यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया है? हीट एनर्जी में किया है, यानी गर्म हो गई है वो। ठीक है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। आप और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एप्पल है आपके पास, जब वो मान लें किसी पेड़ से हैंगिंग पे है, लटक रही है, तो उसके उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो मान लिया ऊपर से गिरेगी, नीचे ग्राउंड पे गिरेगी, तो वो किस में चेंज कर रही है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, एक आता है +2 में ही, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से एक एक्सटर्नल बॉडी को टच करवाया जाता है और वो लीफ, जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं, वो खुल जाती हैं ड्यू टू चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसके पास चार्ज थोड़ा था, बाहर से आपने चार्ज दिया है और वही उसी चार्ज को उसने लेके अपने एक्शन दिखाया है। तो इसका मतलब है, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज के डिटेक्शन, चार्ज का डिटेक्ट करता है चार्ज किसी बॉडी पे है या नहीं है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि भाई टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होने के बाद टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आर यू क्लियर? सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें बात करेंगे बच्चों, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यदि फोर्स की एब्सेंस हो, यदि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम, किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा विद इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर? मान लिया गन का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, कि एक गन है, उसमें बुलेट है। ठीक है, और विदाउट फायरिंग, बिना फायरिंग जो टोटल मास है गन का और बुलेट का, उसके अंदर ये टोटल मोमेंटम उसका यानी कांस्टेंट है। विदाउट फायरिंग और आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद भी बुलेट आगे की साइड में जाती है और गन में जो रिकॉइल होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो मैंने लिखा है कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व रहता है। हम इसके एग्जांपल को यानी इसके उसमें लिखते हैं मैथमेटिकली, mv मास एंड मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये पढ़ रखा हुआ है 9th क्लास में भी। ठीक है, तो mv लिखा है मैंने, m मास फॉर बुलेट, स्मॉल m, और v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, और कैपिटल M इज द मास ऑफ गन एंड कैपिटल V इज द वेलोसिटी ऑफ गन। तो mv प्लस mv इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -mv। तो अगर v निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, तो v आ जाएगी -mv/m। इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। क्लियर है? तो इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आता है। चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू इलेक्ट्रॉन। चार्ज का ट्रांसफर बोले तो ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और द टोटल चार्ज मीन कांस्टेंट। क्लियर है? यानी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे गए होंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी पे जाते हैं, तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा हुए हैं वहाँ तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जहाँ से निकल के आए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी सेम होता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन
फ्रिक्शन ऑपोजिट चार्ज अपीयर ऑन द टू बॉडी देन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। दो बॉडी को रब करते हैं ना तो फ्रिक्शन के कारण ऑपोजिट चार्ज दोनों बॉडी पे आ जाते हैं। जैसे रबिंग ऑफ ग्लास रोड है आपके पास कोई, उसके ऊपर सिल्क क्लॉथ यानी सिल्की कपड़ा, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर आपने रगड़ दिया तो ग्लास रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उस रेशम के कपड़े पे सेम यानी उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज रिमेन कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा, जितना पहले था और उतना ही बाद में रहेगा। ठीक है, पहले चार्ज मान लिया 0 था, रबिंग के बाद एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आया तो ये टेम्परेरी चार्ज आता है, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी बराबर बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा जी, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके, एक रेडियो एक्टिव वो एलिमेंट होते हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है और अल्फा बीटा और गामा डीके होता रहता है उनमें से। ठीक है, तो और कोई बिना फोर्स लगाए होता रहता है। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे +2 में। तो उसमें रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है कि प्रोटॉन डीके इनटू ए पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन है ना पॉजिट्रॉन में डीके हो जाता है एंड न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, अगेन नो नेट चार्ज प्रोडक्शन, नो नेट चार्ज की यानी नेट चार्ज की प्रोडक्शन भी नहीं होती और उसमें वो डीके हो जाता है यानी टूट जाता है। ठीक है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। लास्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे दरवाजा खोलते हैं, फोर्स लगाया और वो परपेंडिकुलर पे फिट है तो वो टॉर्क ही है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व रहेगा? आगे समझ में। एंगुलर मोमेंटम को L से लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है mvr, मतलब L = P × R। लीनियर मोमेंटम को P से लिखा गया था, P मैंने बता दिया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर है? तो इसमें R भी आ जाता है तो इसलिए मैंने लिखा mvr। ठीक है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आई स्कैटर इज स्पिनिंग ऑन अ टिप ऑफ हर स्केट। आई स्कैटर मतलब एक मान लिया लड़की खड़ी है, एक गोल गोल झूला घूम रहा है, आई स्कैटर बोलते हैं उसको। ठीक है, या ऐसे ऐसे बोलो, एक रोटेटरी डिस्क रोटेट कर रही है, उसके ऊपर एक लड़की खड़ी है और हिज आर्म एक्सटेंडेड, अपने हाथों को ऐसे फैलाकर खड़ी है। मान लिया ये लड़की है और ये अपने हाथों को ऐसे एक हाथ को ऐसे एक्सटेंड करके खड़ी है। ठीक है, क्लियर? तो हर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि द नेट टॉर्क ऑन हर इज नेग्लिजिबल स्मॉल। उसके ऊपर जो नेट टॉर्क लग रहा है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लग रहा है ना, वो बहुत कम है। तो हमने डेफिनेशन में भी ये कहा था, ड्यू टू इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों यहाँ तक याद रखना। आज का लेक्चर इतना ही है। ओके, थैंक यू फॉर दिस।